Hello and welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. My name is Sonali and in this video lecture we will be discussing about your sustainable development goals. देखिए अभी तक हमने आपके दो टॉपिक्स को जो है वो कंप्लीट किया है. एक है आपका पॉवर्टी, ठीक है, और कल के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था SSI के मतलब आपकी स्कीम्स के बारे में. आज मैं आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका थर्ड एस्पेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर, उसको डिस्कस करने जा रही हूँ. देखिए अगर हम अब बात करें अपने टॉपिक की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है. अब मैं बात करती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिटरल मतलब की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ, ऐसा विकास जो हमारी इकोनॉमी में लंबे समय तक चले, ठीक है. साथ ही साथ सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होती है ये अपने आप में इंक्लूसिव होती है. अब यहाँ पे ये आता है कि इंक्लूसिव क्या होती है. देखिए हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका इंक्लूसिव, ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव. जब इंक्लूसिव का मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल, ये आपकी बात करता है हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में. देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंक्लूसिव इन नेचर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हर एक डायरेक्शन में जो है वो देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम उसको सोशल एरियाज में भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल में भी देख सकते हैं, इकोनॉमी में भी देख सकते हैं और आपकी क्लाइमेट चेंज में भी देख सकते हैं. जबकि जो एक्सक्लूसिव होता है इसका मतलब होता है पर्टिकुलर, मतलब इन वन डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली इन सोशल एरियाज, एक्सक्लूसिवली इन पॉलिटिकल एरियाज. तो हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो उसका जो नेचर है वो है आपका इंक्लूसिव, ठीक है. ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लिटरल मतलब. बट अगर हम बात करें उस डेफिनेशंस की जो आज तक आप अपनी बुक्स में, अपने लिटरेचर्स में पढ़ते आए हैं, तो वो किसने दी है, वो दी है आपके ब्रिटलैंड कमीशन ने, ठीक है. कब दी है, इन द ईयर ऑफ 1987. और ये डेफिनेशन क्या बोलती है, ये कहती है डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट. मतलब हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो हमारी प्रेजेंट की जो नीड्स हैं उसको तो पूरा करे ही करे, बट साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनको भी जो रिसोर्सेज हैं फुली यूटिलाइजेशन के लिए मिले. तो ये थी आपकी डेफिनेशंस जो आज तक आप अपनी बुक्स में पढ़ते आए हैं और ये डेफिनेशन दी है आपके ब्रिटलैंड कमीशन ने इन द ईयर ऑफ 1987, ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो अब हमने पढ़ लिया, बट इसकी जो नीड है, जरूरत क्यों है हमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो हम इस स्लाइड में देख लेते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है आपका क्लाइमेट चेंज का, दूसरा है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का और तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का. देखिए अगर हम बात करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड्स की, तो देखिए नीड इसलिए है क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो डे बाय डे चेंज हो जा रहा है. अगर हमारा क्लाइमेट जो है वही चेंज हो जाएगा तो जो सर्वाइवल है एक इंसान का, हमारा और साथ ही साथ आने वाली जो जनरेशन है उनका, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा. तो इन कंडीशंस में रहना जो होगा इंसान का वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनके लिए भी जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए हमें नीड है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. साथ ही साथ जो स्केर्स, आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम नॉर्मली सुनते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो बहुत स्केयर रह चुके हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम के वो बहुत कम रह चुके हैं, ठीक है. और ये कहा जा रहा है कि आने वाले सिर्फ 150 या 200 सालों तक ये रहेंगे, उसके बाद जो इनकी अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. इसीलिए इस चीज़ को भी कम करने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इन रिसोर्सेज को जो है वो अच्छे से यूज़ कर सके, हमें ज़रूरत है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. थर्ड है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन. देखिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये जो है ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो हमारा लैंड है आज की डेट में, ठीक है, आपने सुना क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन है हमारी
वो डे बाय डे राइज कर रही है और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी लैंड है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारे पास रहने के लिए जो जगह है वो कम पड़ती जा रही है। तो उसके लिए हमें अब जरूरत क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये थी आपकी नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं आपके। देखिए इसमें बात की गई है ग्लोबल इनिशिएटिव्स की या फिर हिस्ट्री की। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत कब हुई, कब हमें लगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आपके स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस आपकी आती है इन द ईयर ऑफ 1972 और ये आपकी पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें पहली बार बात की गई आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न की। मतलब स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस आपकी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पहली बार आपका जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन था, इन्वायरमेंटल जो कंसर्न था, उसके बारे में बात की गई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो होती है वो सिर्फ 1972 में ही क्यों होती है या फिर स्टॉकहोल्म में ही क्यों होती है। देखिए स्टॉकहोल्म जो है ये आपका आता है स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में। स्वीडन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं आपने सुना होगा, ठीक है, इट इज ए ग्रुप जो अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है, ये उसका पार्ट है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और भी 2-3 कंट्रीज आती हैं, जैसे आपका नॉर्वे है, जो भी ऊपर वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप, हाँ यूरोप के उसमें जो भी ऊपर वाली कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपका आ गया अटलांटिक ओशन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाली कंट्रीज जो है वो आपकी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती है। तो स्टॉकहोल्म भी जो था वो स्वीडन में था, इसीलिए। और देखिए जो स्वीडन था ना, इसी ने पहली बार इन द ईयर ऑफ 1960s में, ठीक है, यूएन को एक प्रपोजल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है और हमें उसके कंसर्न को लेकर, ठीक है, तो उस पर बात करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये जो स्टॉकहोल्म है, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो होती है स्टॉकहोल्म में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसी टाइम पे क्यों होती है, 1972 के टाइम पे ही ये कॉन्फ्रेंस क्यों होती है। देखिए 1960s का जो एरा था, ठीक है, ये आपका एरा था कोल्ड वॉर का, ठीक है। इसमें कोल्ड वॉर जो था वो चल रहा था और साथ ही साथ क्या था कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी वो कर रही थी अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। रिजल्टेंटली जो भी आपके रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे। साथ ही साथ इससे क्या हुआ कि जो आपका पॉल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। रिजल्टेंटली जो आपका इन्वायरमेंट था वो डिग्रेडेट हो रहा था। इसीलिए पहली बार ये समझा गया कि जो आपका ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है ये जो है वो एसेंशियल है, ठीक। अब स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हो जाती है इन द ईयर ऑफ 1972, जिसका जो बात कर रहा था आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है वो है स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, ठीक है, ये लिखा है कि एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स किसके बारे में बात करेंगे, आपके इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ अब हमने पॉलिसीज को भी बना दिया, सब कुछ हो गया, बट इन पॉलिसीज को देखेगा कौन, रेगुलेट कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, वो करेगा आपका UNEP, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका UNEP जो है इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, जिसमें इसको बनाया गया ताकि जो भी आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो ये उसको देख सके,
ठीक है, ये भी आपकी 1972 में ही आया है। और क्या लिखा है, ये आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी थी जो सेट करती थी आपके ग्लोबल एजेंडा को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिए साथ ही साथ ये बोला गया कि जो UNEP है, ये UNDP नहीं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये एज एक्ट करेगा कैटलिस्ट। देखिए जो कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट का आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी दो रिएक्शंस करवाई जाती हैं तो कैटलिस्ट का यूज होता है टू मेक दैट रिएक्शन फास्टर। इन द सेम वे जो UNEP है आपका, ये एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट ताकि जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो उस जो UNEP है उस आपके इन्वायरमेंट को देखे, उसको डिग्रेड होने से बचाए और साथ ही साथ जो आपकी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी आपकी ट्रीटीज हो रही हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ब्रिटलैंड कमीशन। देखिए हमने पढ़ा कि जो UNEP है आपका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में बात हुई आपके इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने की और रिजल्टेंटली आपके UNEP को बनाया गया जो देखेगा ट्रीटीज जो भी बनाई गई हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन द सेम वे, देखिए इन द सेम वे जो आपका द अर्थ समिट जो हुआ, ठीक है, वो हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिटलैंड कमीशन ने जो अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमने पढ़ा इन द ईयर ऑफ 1987, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो थॉट था वो दे दिया था और इसी के रिजल्ट में आपको मिलती है द अर्थ समिट। देखिए जो ब्रिटलैंड कमीशन था, इसने 1987 में जब अपनी रिपोर्ट दी, कौन सी वाली, क्या नाम था उसका, द कॉमन फ्यूचर, ठीक है, उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और उसकी एक झलक हमने, पहली झलक या जो पहली झलक थी वो हमें देखने को मिलती है अर्थ समिट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि अर्थ समिट वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटलैंड कमीशन। ये कहने का मेरा मतलब था जब हमने UNEP को पढ़ा, मतलब UNEP फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द ये स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, जबकि जो अर्थ समिट है ये आपका फॉर्म हुआ है ब्रिटलैंड कमीशन की वजह से। अब देखिए ब्रिटलैंड, ये जो आपका अर्थ समिट है, इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है। देखिए इस जो कॉन्फ्रेंस थी, इसको करवाने का मेन मुद्दा ये था ताकि जो आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट सिस्टम है उसको सस्टेन रखा जाए। ठीक है, उसको सस्टेन रखा जाए, यही था आपका द अर्थ समिट का मेन फोकस या सेंट्रल फोकस। अब इसके साथ साथ क्या बोला गया इसमें, इट वॉज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रिटलैंड कमीशन, ये मैंने आपको बता दिया। और ये कहाँ पे होता है? ब्राजील जो है एक, ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो आपकी है ब्यूनो एरीज। ठीक है, क्योंकि इसको रियो कॉन्फ्रेंस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो जो रियो कॉन्फ्रेंस है वो इटसेल्फ पार्ट, मतलब एरिया है इन द ब्राजील। ठीक है, अब जो रियो कॉन्फ्रेंस में रियो कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट जो था, या अर्थ समिट का जो रिजल्ट था, मैंने आपके साथ बात की, इसका जो सेंट्रल फोकस था वो था इसका इन्वायरमेंट के ऊपर और साथ ही साथ इसमें हमें पहली बार झलक देखने को मिलती है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो रिजल्ट जो था इस अर्थ समिट का वो था आपका एजेंडा 21। ठीक है, देखिए एजेंडा 21 और इसी में हमें पहली बार देखने को मिला आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, ठीक है, जो बात कर रहा था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो यस, वी वर टॉकिंग अबाउट द अर्थ समिट रिजल्ट, जिसमें हमने पहला ही रिजल्ट आपका देखा एजेंडा 21। एजेंडा 21 में पहली बार हमें
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ब्रिटलैंड कमीशन ने दी थी, ठीक है, उसकी झलक देखने को मिलती है। सेकंड रिजल्ट इसमें था द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें बात हुई आपके रूल्स राइट्स की किसके लिए, फॉर द स्टेट, जो भी मतलब यूएन की जो मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है, उनके रूल्स एंड राइट्स की बात की गई ताकि वो फिक्स कर सकें अपने एनवायरनमेंट को। इसका जो थर्ड रिजल्ट था, ठीक है, द अर्थ समिट का, वो था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये मतलब था कि हमें जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि वो थ्रेटेंड होती चली जा रही है। लास्ट था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में बोला गया जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको बोला गया कि आप हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा अर्थ है, उसको ग्रीन रख सकें। मतलब उसमें बात की गई फॉरेस्टेशन की। लास्ट में अब आपका आ जाता है फाइनली द टाइम ऑफ 2000, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात रखी गई। इसमें 8 टारगेट्स थे और आपके 48 इंडिकेटर्स थे, और इसी को जब सक्सेसफुली इसका इम्प्लीमेंटेशन खत्म हुआ इन द ईयर ऑफ 2015, तो बात की गई आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जिसके बारे में मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी। देखिए इसका जो टाइटल रहा है वो रहा है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द एजेंडा 2030 फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आपके 8 टारगेट्स थे, इसमें आपके 17 टारगेट्स थे, ठीक है। एक और बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो थी या फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलती है इन द ईयर ऑफ 2015, बट इसकी जो स्क्रीनिंग थी, मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, इनकी स्क्रीनिंग हमें 2012 में ही, ठीक है, जो हमारी रियो समिट होती है, Rio+20 ब्राजील में, वहां देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल मैं आपके साथ जो एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जो भी आपकी SDG इंडेक्स है, ठीक है। SDG इंडेक्स कौन इसको पब्लिश करता है? एक तो आपका नीति आयोग फॉर द इंडिया, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे आपको यूनाइटेड नेशन जो है इसको पब्लिश करता है। वो किस जो आपका 2021 के लिए आया है, मैं उसकी बात करूंगी, ठीक है। सो टिल देन बी सेफ, बी गुड, बी नाइस टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स अदर्स। थैंक यू सो मच।